Hello, student. Myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this lecture, I will teach you Chapter 2, Vard Vichar of Rachna Prasoon. So, watch the video many times and understand it properly. Now, let us start our chapter. So, look at the screen. हम सभी अपने आसपास के वातावरण में रह रहे सभी सदस्यों और परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन के कुछ भावों को साझा करते हैं, उनसे तरह तरह की बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बात, हमारे मन के भाव और विचार उन तक कैसे पहुंचते हैं? शायद नहीं सोचा होगा। हमारी बात, हमारे मन के भाव और विचार ध्वनि के माध्यम से हमारे सामने वाले व्यक्ति पर पहुंचते हैं और उन ध्वनियों के माध्यम से ही वह हमारी बात को समझकर और सुनकर समझ जाता है और हम भी सामने वाले की बात सुनकर उसकी बात को समझते हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को या कहेंगे इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो मानक चिन्ह निर्धारित हैं उसे वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं वर्ण? इन ध्वनियों के लिए जो मानक चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। नाउ डू यू नो What is वर्ण? Yes. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। And this is the second chapter of रचना प्रसून वर्ण विचार. Now see your screen. बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। आइए अब इस चित्र के माध्यम से हम वर्ण को विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट पिक्चर कमल के फूल की है और सेकंड एक शेर की है। अब कमल और शेर ये दोनों शब्द हैं। अब इनमें प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के बारे में जानते हैं। कमल क प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस अ। नेक्स्ट शेर श जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ। अब यहाँ ध्वनि देखिए, अलग अलग कमल में 6 ध्वनि आ रही हैं और शेर में 4 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अब इन ध्वनियों को अगर हम और छोटे टुकड़ों में बांटना चाहें या और अधिक खंड करना चाहें तो नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत निश्चित होते हैं। ये संकेत ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं। नाउ अंडरस्टूड? वर्ण किसे कहते हैं? नीचे दी गई डेफिनेशन से इस बात को हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे मुख से उच्चारित ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। आइए अब इन वर्णों को कहाँ संजोकर रखा जाता है? इन्हें संजोकर और संग्रहित करके वर्णमाला में रखा जाता है। आइए अब हम वर्णमाला का एक बार अध्ययन करते हैं। पहले प्रश्न ये उठता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमवार रूप
वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण इस प्रकार हैं। अब यहाँ देखिए, क्रमवार वर्ण का क्या मीनिंग है। क्रमवार मीन्स कंटिन्यूस, क्रमबद्ध तरीके से शब्दों को संग्रहित करना, या कहेंगे सिस्टमैटिकली, सिस्टम से सेट करके रखना। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग खाली। लास्ट आपका जो वर्ड है, इससे कोई भी वर्ण नहीं होता, इसीलिए इसे खाली वर्ण कहा जाता है। ये कहलाते हैं स्वर। और अ और अंग, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट, व्यंजन के बारे में जानिए। व्यंजन संख्या में यहाँ आपको वर्गों के अनुसार दिए हुए हैं। इनकी संख्या के बारे में भी हम आगे जानेंगे। क वर्ग में क, ख, ग, घ, य। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ण, ठ। ट वर्ग में। नेक्स्ट, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ये 5 वर्ण त वर्ग में। नेक्स्ट, प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ण प वर्ग में। नेक्स्ट है य, र, ल, व। श, श, स एंड ह। लास्ट संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श। अब जानते हैं वर्णों के भेद। अभी आपने सारे वर्णों को जाना जो हमारे हिंदी वर्णमाला के शब्द कहलाते हैं, या कहेंगे सॉरी वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र मीन्स इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का कोई बंधन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुप्त स्वर। पहले ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और ऋषि। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से, अर्थात जो छोटे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। अब जानते हैं प्लुप्त स्वर को। प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। संस्कृत भाषा में ही इनका प्रयोग होता है। हिंदी में केवल एक प्लुप्त स्वर है, जैसे ओम। स्वरों का प्रयोग शब्दों में 2 प्रकार से होता है, एक रूप में मूल रूप में और दूसरे रूप में मात्रा के रूप में। देखिए, इसे हम ध्यान से समझते हैं। शब्द रचना में स्वतंत्र रूप से आने वाले स्वर अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे आम, ऊन, इमारत, ओस और औजार आदि। अब देखिए यहाँ पे वर्ण जो आपका लिखा हुआ है, स्वर, जो स्वर वर्ण है
वो अपने आप ही आपको कलर्ड दिख रहा है, अर्थात ये मूल रूप में इससे स्वर शब्द रचना हुई है। नेक्स्ट है मात्रा रूप में। स्वर अपने जिस रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उसे स्वर का मात्रा रूप कहते हैं, जैसे नाम, किसान, मेला, भोजन आदि। पहले वर्ड में नाम शब्द में आ शब्द वर्ण का प्रयोग हुआ है, किसान में ई वर्ण का प्रयोग हुआ है, मेला में ए वर्ण का प्रयोग हुआ है, भोजन में ओ वर्ण का प्रयोग हुआ है। आइए अब स्वरों की मात्राओं को जानते हैं कि इन्हें हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। विभिन्न स्वर और उनकी मात्राएं निम्न प्रकार से होती हैं। स्वर, मात्राएं और शब्द। अब देखिए यहाँ तीनों में आप ध्यान से देखिए, पहले अ, उसके बाद उसका मतलब अस्वतंत्र वर्ण है, ये सभी व्यंजनों में साथ मिला होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए सीधे सिंपल वर्ड दिया है कम। नेक्स्ट सेकेंड देखिए आ, इसकी मात्रा यहाँ मानक चिन्ह दिया हुआ है और सामने इसकी मात्रा का प्रयोग कर शब्द दिया है नाम। नेक्स्ट है ई, छोटी मात्रा ई की किस प्रकार चढ़ती है देखिए इधर, उससे बनने वाला शब्द है हिरण। नेक्स्ट बड़ी ई, उसकी मात्रा को दिया है सामने और उससे बनने वाला शब्द सीख। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा दी है और छोटे ऊ से बनने वाला शब्द दुकान। नेक्स्ट बड़ा ऊ, उसकी मात्रा और उससे बनने वाला शब्द भूख। नेक्स्ट ऋषि, इसकी मात्रा सामने दी हुई है और सामने वर्ड है मृग। नेक्स्ट है ए की मात्रा दी है सामने इसके और आगे बनकर वर्ड तैयार हुआ मेल। नेक्स्ट है ऐ, उसकी मात्रा सामने दी है और आगे शब्द दिया है फैला। नेक्स्ट है ओ, उससे बनने वाली मात्रा है, ओ की मात्रा सामने दी हुई है और आगे शब्द दिया है नोट। नेक्स्ट औ से औरत, मिस औ और उसकी मात्रा सामने दी हुई है और उससे बनने वाला शब्द है गौरव। अब आगे देखिए अयोगवा के बारे में जानते हैं। अयोगवा, जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाते हैं वे अयोगवा कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अंग और अ तथा औंग अयोगवा कहलाते हैं। अब आगे इन्होंने भी मात्रा का प्रयोग करना दिखाया है, देखिए अंग अनुस्वार, मात्रा सामने दी हुई है देखिए ध्यान से, एंड बनने वाला वर्ण में शब्द है अंगूर। अनुनासिक, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। अब अगला देखिए अंग, हम जैसे अंग खाली बोल देते हैं, वह नीचे विसर्ग के रूप में प्रयोग हुई है। अब यहाँ अंग अनुस्वार दिया हुआ है अंग, अब यहाँ इसकी मात्रा को दिया हुआ है और सामने से बनने वाले वर्ण को दिया है अंधेरा। अब लास्ट देखिए विसर्ग, हमने कहा ना, अब विसर्ग सामने दिया हुआ है, विसर्ग कैसे लगता है और उससे बनने वाला वर्ण अतः है। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है अनुस्वार, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है। इसको वर्णों के ऊपर अंक के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, बंस, रंग, अतः। नेक्स्ट अनुनासिक स्वर, ये स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। इनको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। चंद्र बिंदु देखिए बीच में बॉक्स में आपको दिखाया है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे 5, आँख, चांद, पूंछ, दांत आदि। विसर्ग, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के स्थान पर होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं या उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्राय, पुनः, प्रातः। Maybe understood all of you? Read many times your chapter.
Okay? Student, this is your today's session. Next lecture will be continue. Thank you. Have a nice day. Be safe.